एक भयानक प्लेन क्रैश के बाद पिगी की आंख एक घने जंगल में खुलती है। दर्द में डूबा और उलझा हुआ वो अपना चश्मा पहनता है और आसपास के इलाके की तलाश शुरू करता है। जब उसे जमीन पर एक फल मिलता है तो वो उसे उठाकर चटता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पलटता है उसमें कीड़े दिखते हैं और वो डर के मारे उसे फेंक देता है। तभी पास से गुजरते एक सूअर को देखकर वो सहम जाता है। कुछ देर बाद पिगी को उस तबाह हुए प्लेन का मलबा मिलता है, लेकिन वो उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वहाँ एक जानवर की सड़ी हुई लाश पड़ी होती है। इसके बजाय वो अपना पेट भरने के लिए एक पेड़ से कुछ फल तोड़ने का फैसला करता है। फल खाते वक्त पिगी को एक आहट सुनाई देती है और वो भागने लगता है, लेकिन वो तब रुकता है जब वो देखता है कि सामने रैल्फ है। दोनों लड़के साथ रहने और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और सिर्फ तभी रुकते हैं जब पिगी को अपने एस्थमा की वजह से आराम की जरूरत होती है। जब उन्हें एक नदी मिलती है तो रैल्फ तुरंत अपने कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता है। रैल्फ पानी में स्विमिंग का खूब मजा लेता है और पिगी को भी बुलाता है, लेकिन पिगी बताता है कि अपने एस्थमा की वजह से वो नहीं तैर सकता। रैल्फ, जिसने अपने नेवी ऑफिसर पिता की वजह से 5 साल की उम्र में ही तैरना सीख लिया था, पिगी को सिखाने की कोशिश करता है। तब पिगी बताता है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। पिगी सिर्फ अपने मोजे और जूते उतारकर हिचकिचाते हुए पानी में उतरता है और फिर दोनों मजाक में एक दूसरे पर पानी उछलने लगते हैं। बाद में पिगी को एक बहुत बड़ा शंख मिलता है और वो उसके नुकीले हिस्से को तोड़ देता है। वो बताता है कि उसकी आंट के पास भी ऐसा ही एक शंख था जिसे वो जोर से आवाज निकालने के लिए बजाया करती थी। दोनों लड़के समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और राल्फ पूरी ताकत से उस शंख को बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर लड़कों का एक बड़ा ग्रुप उन तक पहुंच जाता है। सब मिलकर फल खाते हैं और हैरानी से सोचते हैं कि प्लेन के बड़े लोग मतलब अडल्ट्स कहाँ गए, क्योंकि उन्हें अब तक कोई नहीं दिखा था। उनकी बातचीत के बीच में ही जैक और उसका क्वायर ग्रुप वहाँ आ पहुँचता है। जब पिगी उन्हें अपनी मीटिंग के लिए इनवाइट करता है तो अचानक साइमन बेहोश होकर गिर पड़ता है। पिगी उन्हें जताता है कि उनकी गर्म यूनिफॉर्म्स धूप में उन्हें परेशान करेंगी, लेकिन जैक उसकी बात को अनसुना कर देता है क्योंकि साइमन अक्सर ऐसे ही बेहोश होता रहता है। बाकी लड़के साइमन को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर जैक उन्हें उसे वहीं रेत पर छोड़ देने को कहता है। इसके बाद जैक पिगी को ताना मारता है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है और उसे फैटी कहकर उसका मजाक उड़ाता है। तभी रैल्फ मशवरा देता है कि उन्हें अपना एक लीडर चुनना चाहिए। जैक का मानना है कि उसे ही चीफ बनना चाहिए क्योंकि वो क्वायर का हेड है, पर रैल्फ सबके बीच वोटिंग करवाने की बात रखता है। साइमन के होश में आने के बाद वोटिंग शुरू होती है। क्वायर के सारे लड़के जैक को वोट देते हैं, जबकि बाकी सब रैल्फ को चुनते हैं, जिससे रैल्फ भारी बहुमत से जीत जाता है। जैक को गुस्सा आता देख रैल्फ उसे कहता है कि वो अब भी अपने क्वायर का लीडर बना रह सकता है। जब क्वायर के लड़के फैसला करते हैं कि वो शिकारी बनेंगे, तब कहीं जाकर जैक का मूड थोड़ा ठीक होता है। हम कहाँ हैं ये जानने के लिए साइमन, जैक, रैल्फ और पिगी पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं। अपने एस्थमा की वजह से पिगी को सबके साथ चलने में काफी तकलीफ होती है, पर रैल्फ उसे हिम्मत बंधाता है। रास्ते में उनके बीच थोड़ी बहस भी होती है, जहाँ पिगी रैल्फ को याद दिलाता है कि उसके बिना वो कभी चीफ नहीं बन पाता। आखिरकार लड़कों को मरा हुआ पायलट मिल जाता है। राल्फ उसे दफनाना चाहता है, लेकिन जैक का मानना है कि पायलट से गलती हुई थी और उसे ही इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर राल्फ उस मृतक को क्रिश्चियन तरीके से दफनाने के बजाय समुद्र में नेवी स्टाइल में अंतिम विदाई देने का सुझाव देता है, जिसे जैक ज्यादा सही मानता है। पिगी को यह आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन बाकी सब इसके पक्ष में वोट देते हैं, इसलिए वो लाश को हटाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बॉडी एक कुर्सी से बंधी हुई है, इसलिए वो उनके लिए बहुत भारी हो जाती है। पिगी के विरोध को अनसुना करते हुए तीनों लड़के उसे पहाड़ से नीचे ढकेलने का फैसला करते हैं। वो लाश बुरी तरह नीचे जा गिरती है और साइमन उसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता है। जब ये टीम वापस आती है तो वो बताते हैं कि उन्होंने पहाड़ से पूरे इलाके का जायजा ले लिया है। वो एक ऐसे द्वीप पर है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और आसपास कोई घर भी नहीं है। प्लेन के बाकी बड़े लोग शायद अब जिंदा नहीं बचे हैं। सब लोग एक साथ बोलने लगते हैं और जैक अपने क्वायर ग्रुप के साथ शिकार पर निकलने की कोशिश करता है, पर राल्फ उन्हें रोक लेता है। तभी पिगी सबको ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए एक नया नियम बनाता है। कोई भी तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसके हाथ में वो शंख न हो। पिगी कहता है कि उन्हें रहने की जगह, खाने और साफ सफाई को पहले तवज्जो देनी चाहिए। जैक और उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाकी बचे पिगी की बात से सहमत होते हैं। तभी एक छोटा लड़का, जिसके चेहरे पर एक निशान है, बताता है कि उसने जंगल में एक दरिंदे को देखा है और उसे लगता है कि वो आज रात वापस आएगा। राल्फ उसे भरोसा दिलाता है कि यहाँ कोई दरिंदा नहीं है, लेकिन सब डरे हुए होते हैं, इसलिए जैक वादा करता है कि अगर कोई दरिंदा आया तो शिकारी उसे मार गिराएंगे। बिना शंख लिए ही राल्फ सबको काम बांटना शुरू कर देता है। सब लड़के अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं और पिगी आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने जंगल में जाता है। तभी अचानक एक झाड़ी से सूअर का बच्चा निकलता है और पिगी उसका पीछा करने लगता है। जब वो नन्हा सूअर एक पेड़ के पास फंस जाता है, तभी जैक हाथ में चाकू लिए वहां आता है
लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाता है। पिगी उसे जानवर को मारने के लिए कहता है, पर जैक वहीं थमा रहता है और वो सुअर वहां से भाग निकलता है। जैक इसका इल्जाम पिगी पर मढ़ देता है और दावा करता है कि वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि सही जगह वार कर सके। जब पिगी उसे झूठा कहता है तो जैक उसे चेतावनी देता है कि एक दिन राल्फ भी उसे छोड़ देगा। पिगी वादा करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा और जैक वहां से जाने से पहले उसे दरिंदे का नाम लेकर डराने की कोशिश करता है। इसके बाद पिगी जुड़वा भाइयों और साइमन की मदद से लकड़ियां इकट्ठी करना जारी रखता है। साइमन उसे गाना गाते हुए सुन लेता है और उसे वो गाना सिखाने को कहता है। दोनों मिलकर गाना गाते हैं और पिगी डांस भी करता है। बाद में राल्फ पिगी से कहता है कि वो एक अच्छा चीफ बनना चाहता है और उसका असली नाम पूछता है। पिगी बताता है कि उसका नाम निकलस है, पर घर वाले उसे निकी बुलाते हैं। जब उनके पास काफी लकड़ियां जमा हो जाती हैं, तो वो एक बड़ी आग जलाना चाहते हैं ताकि वो सिग्नल का काम कर सके, पर उन्हें एहसास होता है कि उनके पास माचिस ही नहीं है। पिगी उन्हें समझाता है कि वो लकड़ी सड़ी हुई है और किसी काम की नहीं है, लेकिन सब उसे अनसुना कर देते हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे चश्मे के लेंस से चींटियों को जलाया जाता था, इसलिए वो पिगी के मना करने के बावजूद जबरदस्ती उसका चश्मा छीन लेते हैं। राल्फ पिगी की मदद की पुकार सुनने के बाद भी चश्मा ले लेता है और उसे लकड़ी पर तब तक पॉइंट करता है जब तक धूप से आग नहीं लग जाती। सारे लड़के खुशी मनाते हैं, पर उनका जोश तब ठंडा पड़ जाता है जब आग तेजी से बेकाबू होकर फैलने लगती है। पिगी फिर कहता है कि वो सड़ी हुई लकड़ी के बारे में सही था, पर जैक जिद करता है कि आग बस थोड़ी बड़ी हो रही है और ज्यादा नहीं फैलेगी। जल्द ही लपटें पेड़ों तक पहुंच जाती है और बच्चे घबराकर डरना शुरू कर देते हैं। पिगी उन्हें बताता है कि आग को रोकने के लिए उन्हें पेड़ काटने होंगे ताकि बीच में गैप बन सके, लेकिन राल्फ कहता है कि उनके पास कोई औजार नहीं है। आग फैलते देख पूरा ग्रुप वहां से भागता है और जलते हुए पेड़ पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। पिगी अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है, पर अस्थमा की वजह से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, पर अचानक उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। उसका सिर एक पेड़ से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब पिगी को होश आता है तो वो किसी तरह जंगल से बाहर निकलने में कामयाब होता है। सारे लड़के बीच पर खड़े होकर द्वीप पर फैलती हुई आग को देख रहे होते हैं। छोटे बच्चे जो सो गए थे वो उठने लगते हैं। तभी पिगी शंख उठाकर उसे बजाने लगता है। कुछ कोशिशों के बाद वो एक जोरदार आवाज निकालने में कामयाब होता है, जिससे सारे बच्चे पूरी तरह नींद से जाग जाते हैं। उसी पल राल्फ देखता है कि आग द्वीप के दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच रही है और वो समझ जाता है कि बीच में मौजूद चट्टानें उसे रोक रही हैं। पिगी सब बच्चों की गिनती शुरू करता है और उसे एहसास होता है कि वो बर्थ मार्क वाला लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा। कुछ समय बाद जैक और मॉरिस जंगल में किसी जानवर के पैरों के निशानों का पीछा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जैक के दिमाग में अपने परिवार और उस दिन की यादें आने लगती हैं जब उन्होंने उसे प्लेन पर बिठाया था। सफर के दौरान उसने खतरे के कई संकेत देखे थे, जैसे प्लेन का कांपना, सामान का गिरना और एक फ्लाइट अटेंडेंट की तबीयत बहुत खराब दिखना, लेकिन उसने खुद को समझाया था कि ये सब मामूली बात है। फिर अचानक प्लेन नीचे गिरने लगा और सब बच्चे चीख रहे थे, पर जैक ने अपने चेहरे पर डर बिल्कुल नहीं आने दिया। वापस आज में जैक एक सुअर के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, मगर तभी मॉरिस का पैर एक टहनी पर पड़ जाता है। उस आवाज से सुअर डर कर भाग निकलता है। दोनों लड़के उसके पीछे भागते हैं और अपने भाले फेंक कर मारते हैं, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से सुअर बच निकलता है और उन्हें खाली हाथ कैंप वापस लौटना पड़ता है। बीच पर पिगी छोटे बच्चों को कहानियां सुना रहा होता है। दूसरी तरफ राल्फ रहने के लिए एक झोपड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है, पर लकड़ियां बार बार गिर जाती हैं। जब जैक उसका मजाक उड़ाता है कि उससे अब तक कुछ नहीं बन पाया, तो राल्फ पलटकर उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि शिकारियों ने भी अब तक एक भी शिकार नहीं पकड़ा था। बहस के बावजूद दोनों समुंदर की तरफ भागने और एक साथ पानी में मस्ती करने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो रेत पर आराम करते हुए हालात पर चर्चा करते हैं। राल्फ बताता है कि छोटे बच्चे बहुत डरे हुए हैं और जब उन्हें डरावने सपने आते हैं तो वो चीखते हैं। तभी साइमन उनके पास आता है और कहता है कि छोटे बच्चों को आइलैंड पर किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हुआ है, बल्कि उसे खुद भी जंगल में ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था। जब वो जैक से पूछता है कि क्या शिकार के दौरान उसे किसी के पीछा करने का एहसास नहीं हुआ, तो जैक साफ इनकार कर देता है। फिर जैक राल्फ को शिकारियों के साथ जुड़ने का न्योता देता है, पर राल्फ मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि चीफ को सबके साथ कैंप में ही रहना चाहिए। उसी वक्त पिगी उनके पास आता है और शिकायत करता है कि छोटे बच्चे टॉयलेट के लिए टाइडल पूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मगर राल्फ उसे टोक देता है और कहता है कि ये सब मीटिंग के लिए बचा कर रखें। पिगी को लगा था कि ये लीडर्स की कोई पूर्व मीटिंग है, लेकिन जैक इससे इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है।
बाद में अपने दोस्तों के साथ लकड़ियां इकट्ठी करते वक्त जैक को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो इस पर कुछ नहीं बोलता। अचानक उसे दूर एक चमक दिखती है और वो देखता है कि प्लेन का एक हिस्सा बहुत ऊंची चट्टानों के बीच फंसा हुआ है। वो तुरंत ऊपर चढ़ने लगता है, पर जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसकी घबराहट बढ़ती जाती है। जब उसका पैर फिसलने वाला होता है तो वो कहता है कि ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है और उसके दोस्त भी उसे नीचे आने की सलाह देते हैं। डरा हुआ जैक नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर उसे पैर रखने की सही जगह नहीं मिलती। जब वो घबराहट में होता है तभी उसके दोस्त उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और सब मिलकर उसे सही सलामत जमीन पर वापस ले आते हैं। जैक उनका शुक्रिया अदा करता है और उनसे गुजारिश करता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताएं। पहाड़ की चोटी पर शिकारी सिग्नल फायर का ध्यान रख रहे होते हैं। तभी उन्हें दूर घास पर सुअरों का एक ग्रुप दिखता है। उन्हें एहसास होता है कि ये वही जगह है जहां सुअर आराम करते हैं, इसलिए वो उस जगह तक पहुंचने और उन पर हमला करने की योजना बनाते हैं। जैक नदी पर जाता है और अपने चेहरे पर कीचड़ मलना शुरू कर देता है ताकि शिकार के दौरान वो आसपास के माहौल में घुल मिल सके और नजर न आए। साइमन को लगता है कि जैक यहाँ मजे कर रहा है, पर जैक साफ करता है कि वो बस हर चीज को गंभीरता से ले रहा है। वो अपने पिता की कहानियां सुनाता है जो बचपन में एक सर्वाइवल ट्रिप पर गए थे। हालांकि साइमन को लगता है कि उसके और जैक के पिता उन्हें ढूंढने नहीं आएंगे, इसलिए वो सिर्फ बाकी बच्चों के परिवारों से ही उम्मीद लगा सकते हैं। जैक कसम खाता है कि वो डरा हुआ नहीं है, बस थोड़ा चिंतित है। साइमन उस पर तरस खाता है और उसका चेहरा पेंट करने में उसकी मदद करता है। अगले दिन जैक रेत पर एक चित्र बनाता है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे शिकारी एक सुअर को मार रहे हैं। बाद में पिगी बच्चों को कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करता है जिनसे उनका गुजारा आसान हो सके, लेकिन कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। सब या तो उसके बीच में बोलते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं। राल्फ शंख लेता है और सबको शांत करने की कोशिश करता है, मगर बच्चे उसका भी लिहाज नहीं करते। फिर जैक की बारी आती है और वो सबको कहता है कि वो सब रोने वाले बच्चे हैं। वो कहता है कि वो पूरे आइलैंड पर घूम चुका है और उसने कोई दरिंदा नहीं देखा, इसलिए वो चाहता है कि सब अपनी बकवास बंद करें और राल्फ की बात सुने। अगली बार एक बच्चा बताता है कि उसने पेड़ों के बीच टेढ़ी मेढ़ी चीजों से लड़ने का सपना देखा। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने पास कुछ बड़ा और भयानक हिलते हुए देखा। बाकी बच्चे उस पर यकीन नहीं करते और उसकी कहानी का मजाक उड़ाते हैं। एक और छोटा लड़का भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्योंकि सब एक दूसरे पर हंस रहे होते हैं और मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो बेचारा बच्चा सिर्फ रो कर रह जाता है। जैक उस लड़के से अकेले में बात करता है और उसे पता चलता है कि उसने समुंदर में कुछ देखा था। बाद में सारे शिकारी अपने पूरे शरीर पर कीचड़ मल लेते हैं और अपने भालों को नुकीले पत्थरों से और बेहतर बना लेते हैं। वो उसी रास्ते पर चलते हैं जो मॉरिस ने तलाश के दौरान ढूंढा था और आखिरकार उन्हें सुअरों के आराम करने की जगह मिल जाती है। लड़के बहुत धीरे और खामोशी से उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं, पर सुअर उन्हें देख लेते हैं। माँ सुअर अपने बच्चों को भगा देती है, पर लड़के उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और भागने नहीं देते। जैक अपने भाले से उस पर हमला करता है, पर टकराते ही उसका भाला टूट जाता है और सुअर को कोई चोट नहीं पहुंचती। तभी एक और लड़का लगातार अपने भाले से सुअर पर वार करना शुरू कर देता है, जब तक कि वो खून से लथपथ होकर चलने लायक नहीं रह जाती। जैक अपना चाकू निकालता है और सुअर का गला रेत कर उसे मार डालता है, जिससे खून के छींटे उसके पूरे चेहरे पर बिखर जाते हैं। एक जानवर को मारने की असलियत जब उनके दिमाग में बैठती है तो सारे लड़के खामोशी से उसे देखते रह जाते हैं। वो ये सोचे बिना नहीं रह पाते कि क्या उसके बच्चे अपनी माँ के बिना मर जाएंगे। इसके बाद वो सुअर को 2 डंडों से बांध देते हैं ताकि उसे ले जाया जा सके और उसके सिर को एक टहनी पर टांग देते हैं। उसे एक ट्रॉफी की तरह लेकर वो जंगल से गुजरते हैं और अपनी जीत के गाने गाते हैं। वो एक नदी पर रुकते हैं ताकि खून साफ कर सके और अपनी जीत की खुशी में भेड़ियों की तरह चीखते हैं। वहीं एक चट्टान पर मॉरिस को हैरानी होती है जब उसे एक सूटकेस मिलता है और सब लोग ये देखने के लिए लपकते हैं कि उसमें क्या है। वो उसमें से टूथपेस्ट निकालकर खाने लगते हैं और एक डायरी पढ़ते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये सारा सामान साइमन का है। पास ही उन्हें एक दूसरा सूटकेस भी मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ औरतों के कपड़े और मेकअप का सामान होता है, जिसे वो अपने चेहरे पर जंग के रंग की तरह लगा लेते हैं। जब वो आखिरकार कैंप वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि बाकी सारे लड़के चीख रहे हैं और जोर जोर से शंख बजा रहे हैं। दूर समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है और वो किसी भी तरह उसका ध्यान खींचना चाहते हैं, क्योंकि चोटी पर मौजूद सिग्नल फायर बुझ चुकी थी। राल्फ पहाड़ पर आग को दोबारा जलाने की कोशिश कर रहा होता है और जैक भी उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जहाज जा चुका होता है। गुस्से में भरा राल्फ शिकारियों को फटकार लगाता है कि उन्होंने आग को अकेला क्यों छोड़ा। जैक अपना बचाव करने की कोशिश करता है, पर बाकी शिकारी अपनी गलती के लिए माफी मांग लेते हैं। जैक को लगता है कि सबको सुअर के लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन पिगी भी उसे खरी खोटी सुना देता है। इस बात पर जैक को इतना गुस्सा आता है कि वो पिगी को एक मुक्का मार देता है।
रैल्फ को बीच बचाव करने के लिए उसे पीछे खींचना पड़ता है, पर तब तक पिगी नीचे गिर जाता है और उसका चश्मा टूट जाता है। जैक कहता है कि वो एक एडवेंचर आइलैंड पर है, पर यहाँ सब सिर्फ बोरिंग काम कर रहे हैं, इसलिए वो अब अपना अलग कैंप बनाएगा। जब कोई भी बच्चा उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता तो वो अकेला ही वहाँ से निकल जाता है। जब जैक सबसे काफी दूर निकल जाता है तो वो रोने लगता है। वहाँ कैंप में वापस लौटने पर पिगी के पास अपने चश्मे के फ्रेम से टूटा हुआ कांच निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, जिसकी वजह से अब उसे सिर्फ एक आंख से ही सही से दिखाई देता है। राल्फ कबूल करता है कि वो अब और चीफ नहीं बने रहना चाहता, लेकिन पिगी उसे रुकने के लिए मना लेता है और राल्फ वादा करता है कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। जब बाकी सबका ध्यान भटका होता है तो ज्यादातर शिकारी चुपके से निकलकर जैक के साथ मिल जाते हैं। वो तुरंत मिलजुल कर काम शुरू करते हैं और आखिरकार एक झोपड़ी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में जंगल में घूमते हुए साइमन को पहाड़ी पर पायलट की लाश मिलती है। उसी वक्त जैक साइमन की डायरी पढ़ना शुरू कर देता है। एक रात आसमान से कोई चीज गिरती है और सिग्नल फायर के पास आ गिरती है। जल्द ही जंगल में किसी चीज के हिलने डुलने की आहट होने लगती है। इस बीच साइमन अपने चर्च क्वायर के दिनों के सपने देखता है। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी और उसे गाना पसंद था, लेकिन चर्च में रहना उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि उसके दिल में जैक के लिए कुछ दबे हुए जज्बात थे। इनमें से कुछ बातें उसकी डायरी में भी लिखी हुई थी। सुबह होने पर पिगी दूर दिख रहे बादलों को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि ये आने वाले तूफान का संकेत हो सकते हैं। राल्फ और साइमन उसे फिक्र ना करने को कहते हैं और उसे पानी में खेलने के लिए बुलाते हैं, पर वो नहीं मानता। बाद में पिगी छोटे बच्चों को सुलाने के लिए उन्हें और कहानियां सुनाता है। अकेले में साइमन और राल्फ हालात के बारे में बात करते हैं। साइमन बताता है कि उसके पिता उसकी माँ से नफरत करते थे, इसलिए वो साइमन से भी नफरत करते थे। जब उसके पिता ने उससे पूछा कि उसका फेवरेट कौन है, तो साइमन इतना डर गया कि उसने कह दिया कि वो फैसला नहीं कर पा रहा। इसके बदले में उसके पिता ने उसकी माँ के बाल पकड़े और उनसे कहा कि उनका बेटा भी उनसे सही से प्यार नहीं करता। जब वो कमरे से बाहर गए तो साइमन की माँ उस पर चिल्लाई और फिर अपने पति के पीछे चली गई। साइमन मानता है कि वो एक डरपोक है और जैक भी ऐसा ही है, लेकिन राल्फ डरपोक नहीं है, इसलिए बच्चों को उसकी जरूरत है। राल्फ कबूल करता है कि उसे उनका रिश्ता समझ नहीं आता। तब साइमन बताता है कि स्कूल के बाहर वो और जैक सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहते थे, मगर छुट्टियां खत्म होने के बाद जैक साइमन को इग्नोर करके अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ घूमने लगता था। उनकी बातचीत तब रुकती है जब जुड़वा भाई चीखने लगते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने दरिंदा देखा है। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप अमन के निशान के तौर पर एक बड़ा पत्ता लेकर जैक कैंप जाता है। ट्विन समझाते हैं कि जब वो सिग्नल फायर का ध्यान रख रहे थे तब उन्होंने एक खौफनाक दरिंदा देखा और वो वहाँ से भाग निकले। पिगी चाहता है कि सब मिलकर छोटे बच्चों की हिफाजत करें और साइमन भी उसके साथ है, लेकिन जैक को लगता है कि ये काम सिर्फ शिकारियों का है। वो साइमन की बेइज्जती करता है क्योंकि वो बाकी क्वायर बच्चों की तरह उसके ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। राल्फ फैसला करता है कि उसका ग्रुप शिकारियों के साथ जाएगा क्योंकि उन्हें मिलकर उस दरिंदे को मारना होगा। आइलैंड का सिर्फ एक ही इलाका बचा था जिसे उन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता एक पतली और पथरीली पगडंडी से होकर जाता था। चीफ होने के नाते राल्फ सबसे पहले उस रास्ते को पार करने के लिए तैयार होता है और बाकी सबको इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन जैक भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। दोनों लड़के बहुत ही धीरे और सावधानी से आगे बढ़ते हैं। राल्फ पहले पहुंच जाता है और जैक की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैक उसका हाथ पकड़ने से इनकार कर देता है और तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक वो भी वहां नहीं पहुंच जाता। दोनों मिलकर पूरे इलाके की तलाश लेते हैं, पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। वो आगे क्या करना है इस पर चर्चा करते हैं, जो जल्द ही एक और बहस में बदल जाती है। जैक को लगता है कि राल्फ अंदर ही अंदर डरा हुआ है और बदले में राल्फ कहता है कि जैक उतना सख्त नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश करता है। जैक को गुस्सा आ जाता है और वो हैरान होता है कि उसे ये बात किसने बताई। जब ये दोनों वापस बाकी ग्रुप से मिलते हैं तो जैक साइमन को चिढ़ाने के लिए सबके सामने उसकी डायरी पढ़ने लगता है। तलाश कई घंटों तक जारी रहती है और पिगी को फिक्र होने लगती है जब वो देखता है कि देर हो रही है। उसे लगता है कि उन्हें अब आराम करना चाहिए और कल सुबह वापस आना चाहिए। जैक उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन साइमन पिगी का पक्ष लेता है, इसीलिए जैक उसे जाने देने के लिए राजी हो जाता है। राल्फ कहता है कि छोटा ग्रुप ज्यादा तेजी से चल पाएगा, इसीलिए सिर्फ 5 लड़के तलाश जारी रखते हैं और बाकी सब वापस लौट जाते हैं। साइमन जैक से अपनी डायरी मांगता है, पर जैक देने से मना कर देता है और कहता है कि ये अब तक की सबसे दुखद कहानी है जो उसने कभी पढ़ी है। आखिरकार राल्फ थकने लगता है और रुक जाता है, तो साइमन भी उसके साथ रुक जाता है। जैक साइमन को राल्फ का कुत्ता बुलाता है और अपने 2 शिकारियों के साथ आगे बढ़ता रहता है। राल्फ उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो साइमन की चेतावनी को अनसुना करके दोबारा उनके साथ हो लेता है।
आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और वहां कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा देखकर दंग रह जाते हैं। अचानक वो ऊपर उठता है और एक खौफनाक चेहरा सामने आता है, जिसे देखकर सारे लड़के डर के मारे भागने लगते हैं। साइमन एक पल के लिए वहां रुकता है और गौर करता है कि वो दरिंदा बड़ी अजीब तरह से हिल रहा है, जैसे कि कोई गुड़िया हो। कुछ देर बाद जैक कैंप में सबको जगाने के लिए शंख बजाने लगता है। वो सबको बताता है कि उन्होंने दरिंदा देख लिया है और अब उन्हें उसका शिकार करना होगा, जिस पर रैल्फ उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि जैक भी बाकी सबकी तरह वहां से भाग खड़ा हुआ था। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और रैल्फ जैक पर हमला कर देता है। वो दोनों लड़ते हुए पानी में गिर जाते हैं और जैक जीतने के लिए रैल्फ पर शंख से कई बार वार करता है। इसके बाद जैक शिकारियों के साथ वहां से निकल जाता है और साइमन को रैल्फ को पानी से बाहर निकालना पड़ता है। उस रात साइमन को नींद नहीं आती। वो कैंप से निकलता है और अपने शरीर पर कीचड़ मलकर चुपके से जैक के कैंप में घुस जाता है, जहां से वो अपनी डायरी वापस ले लेता है। जैक के साथ बिताए गए पुराने अच्छे दिनों की कुछ कहानियां दोबारा पढ़ने के बाद साइमन उस डायरी को आग में फेंक देता है। फिर वो रैल्फ और पिगी से कहता है कि वो अपने परिवार से ज्यादा उनके साथ खुश है। अचानक छोटे बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने और चीखने लगते हैं। पता चलता है कि शिकारी मशाल लिए और मुखौटे पहने उनका पीछा कर रहे हैं। जैक उन सबको चूर बुलाता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि उन्होंने एक और सुअर मार गिराया है और वो सबको खाने के लिए बुलाने आया है। शिकारी उसे चीफ कहकर पुकारते हैं और रैल्फ हैरानी से पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि अब सिग्नल फायर की जिम्मेदारी जैक की होगी, लेकिन जैक कोई जवाब नहीं देता। शाम के वक्त साइमन उस पायलट की लाश के पास जाता है, जो अब सिर्फ एक कंकाल बन चुकी है। वो वहां अजीब तरह के इशारे करता है, जैसे कि वो उसकी सारी शक्ति अपने अंदर समेट रहा हो। जब वो कैंप वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि और भी बहुत से लड़के जैक के ग्रुप में शामिल होने चले गए हैं। साइमन को लगता है कि ये एक जाल है, लेकिन पिगी का मानना है कि वो वहां से मांस लेकर तुरंत वापस आ सकते हैं। रैल्फ जाने का फैसला करता है, इसलिए तीनों लड़के बाकी बच्चों को इकट्ठा करते हैं और उस मीट पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां शिकारी पेड़ की टहनियों और नारियल से संगीत बना रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, जबकि सुअर आग पर भुन रहा है। जैक एक भाषण देता है और सब उसके साथ मिलकर नारे लगाते हैं, जो देखने में किसी खतरनाक कंट जैसा लगता है। वो रैल्फ को मांस का पहला टुकड़ा देता है, जिसे देखकर साइमन निराश होकर वहां से चला जाता है। जल्द ही काले बादल आसमान को घेर लेते हैं और बिजली कड़कने लगती है। साइमन को वहीं सुअर का सिर मिलता है, जिसे डंडे पर टांगा गया था, और उसे भ्रम होने लगता है कि वो सिर उसे पागल, कमजोर और अनपढ़ कह रहा है। वो सिर उसे भागने के लिए कहता है और साइमन बिल्कुल वैसा ही करता है। भागते वक्त उसे बर्थ मार्क वाले उस छोटे लड़के के साए दिखते हैं। इस बीच जैक बच्चों से वादा करता है कि अगर वो उसकी टीम में आएंगे तो उन्हें और ज्यादा खाना मिलेगा, और सब उसके लिए चिल्लाकर खुशी मनाते हैं। वो रैल्फ की इस बात को अनसुना कर देते हैं कि चीफ वही है। हवा और गरज बढ़ती जा रही है, इसलिए रैल्फ उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें जल्दी से कोई पनाह यानी शेल्टर ढूंढनी होगी। उसकी बात फिर से अनसुनी कर दी जाती है और सारे लड़के किसी कबीले की तरह नाचने के लिए किनारे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है और बच्चे एक नया खेल खेलने लगते हैं। एक लड़का दरिंदा बनने का नाटक करता है और बाकी सब अपने भालों से उसका शिकार करने का दिखावा करते हैं। ये देखकर रैल्फ और पिगी बुरी तरह डर जाते हैं। पूरा ग्रुप दरिंदे को मारने का नारा लगाने लगता है। तभी उन्हें जंगल में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और वो उसके पीछे निकल पड़ते हैं। बिना गौर से देखे वो तुरंत अपने भालों से हमला कर देते हैं और सच्चाई तब सामने आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। उन्होंने किसी दरिंदे को नहीं बल्कि साइमन को मार डाला है। उसका शरीर पानी में गिर जाता है और लहरें उसे अपने साथ बहा ले जाती हैं। अगली सुबह रैल्फ जंगल में घूमने निकलता है और उसे वो दिन याद आता है जब वो और उसके पिता शिकार पर गए थे। एक हिरन ने उन्हें देख लिया था और भागने की कोशिश करने लगा, इसलिए वो उसके पीछे भागने लगे। बदकिस्मती से रैल्फ लड़खड़ा कर गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई। बाद में घर पर रैल्फ ने ये पूरी कहानी अपनी बीमार माँ को सुनाई थी। सोने से पहले उसके पिता ने कहा कि वो अगले दिन फिर से शिकार पर जाना चाहते हैं, लेकिन रैल्फ ने अपनी माँ के साथ रुकने का फैसला किया। शाम के वक्त कैंप में लड़के सोने की कोशिश कर रहे हैं, पर सो नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। अचानक शिकारी उनके कैंप पर हमला कर देते हैं और सबको दबोचा लेते हैं ताकि वो पिगी का चश्मा चुरा सके। शिकारियों के जाने के बाद पिगी को एहसास होता है कि वो उसका चश्मा सिर्फ आग जलाने के लिए ले गए हैं। कुछ देर बाद आसमान से कोई चीज गिरती है और सीधे समुद्र में जा गिरती है। इस बीच रैल्फ मीटिंग शुरू करने के लिए शंख बजाता है और पिगी गौर करता है कि अब उनके कैंप में सिर्फ वो, रैल्फ, दोनों जुड़वा भाई और 3 छोटे बच्चे ही बचे हैं।
वो हालात पर चर्चा करते हैं और जैक के कैंप जाकर समझौता करने की कोशिश पर राजी हो जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ हर कोई किसी जंगली की तरह बर्ताव कर रहा है। राल्फ जैक को एक गंदा चोर बुलाता है, जिस वजह से जैक उस पर झपट पड़ता है और उनके बीच एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी लड़के अपने लीडर का हौसला बढ़ाते हैं, जबकि जैक अपने भाले से राल्फ को बुरी तरह पीटता रहता है। ये मौका तब रुकता है जब पिगी शंख पकड़ लेता है और सबके इस बुरे बर्ताव पर उन्हें फटकार लगाता है। जैक अपने लड़कों को उसे चुप कराने के लिए कहता है। तभी रॉजर एक पत्थर फेंकता है जो सीधे पिग्गी के सिर पर लगता है। पिग्गी के गिरते ही शंख उसके हाथ से छूटकर टूट जाता है। राल्फ भागकर उसके पास जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी जैक शिकारियों को उन्हें पकड़ने का हुक्म दे देता है। दोनों जुड़वा भाई जल्द ही पकड़े जाते हैं, लेकिन राल्फ रॉजर पर एक पत्थर फेंककर वहाँ से पिग्गी के साथ निकल भागता है। दोनों किसी तरह जंगल में पहुंचकर बड़े पत्तों के नीचे छुप जाते हैं, इसलिए जब शिकारी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आते हैं तो वो उन्हें देख नहीं पाते। शिकारियों के जाने के बाद पिग्गी राल्फ से कहता है कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा और वो उल्टी कर देता है। राल्फ उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि उसके सिर से कितना ज्यादा खून बह रहा है। अपनी शर्ट को जख्म पर लपेटने के बाद राल्फ पिग्गी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर पिग्गी इतना कमजोर हो चुका है कि वो बार बार गिर जाता है। राल्फ उसे वहीं आराम करने को कहता है और खुद पानी की तलाश में निकल जाता है, जबकि पिग्गी गिड़गिड़ाते हुए उसे अकेला न छोड़ने की दरख्वास्त करता रहता है। रास्ता याद रखने के लिए राल्फ पेड़ों को गिनता हुआ आगे बढ़ता है, पर रास्ते में उसे साइमन का साया दिखाई देता है जो उसे देख रहा होता है। आखिरकार वो नदी तक पहुँच जाता है और 2 नारियलों में पानी भर लेता है, लेकिन तभी उसे दूसरी तरफ शिकारियों की आहट मिलती है और वो छुप जाता है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो शिकारी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। भागते वक्त राल्फ गिर जाता है और उसके टखने में चोट लग जाती है, जिस वजह से अब वो और भी धीरे चल पा रहा है। वो ऊंची घास में छुपने का फैसला करता है और शिकारियों के जाने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद जब वो वापस पिग्गी के पास पहुंचता है और उसे पानी पिलाता है, तब उसका ध्यान जमीन पर फैले हुए खून पर जाता है। पिग्गी उसे कहता है कि अगर शिकारी उन्हें ढूंढ ले तो राल्फ को वहाँ से भाग जाना चाहिए। पिग्गी को ठंड लग रही होती है, इसलिए वो दोनों उन बड़े पत्तों के नीचे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब राल्फ की आंख खुलती है तो वो देखता है कि पिग्गी की मौत हो चुकी है। बड़े दुख के साथ वो उस बेचारे को दफनाने के लिए गड्ढा खोदता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ की मौत हुई थी और उसके पिता के एक दोस्त ने उसे संभाला था। उस आदमी ने कहा था कि इस हादसे के बाद अब उसके पिता को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अपने टखने के जख्म पर पट्टे बांधने के बाद राल्फ चुपके से जैक के कैंप में घुसता है और ट्विंस को बताता है कि पिग्गी मर चुका है। बदकिस्मती से रॉजर उनकी बातें सुन लेता है और चीख कर सबको अलर्ट कर देता है। जंगल में एक बार फिर राल्फ का पीछा शुरू हो जाता है और चोट की वजह से उसे भागने में तकलीफ हो रही होती है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए नदी के पानी के नीचे छुप जाता है। जैसे ही जैक करीब पहुंचता है, राल्फ ध्यान भटकाने के लिए उस पर एक पत्थर फेंकता है और पानी से बाहर निकलकर उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच काफी देर तक झड़प होती है। फिर राल्फ पीछे हटकर जैक से कहता है कि वो अब एक फैसला करे। वो दोनों हर चीज के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं और जैक बाकी शिकारियों को बुलाने के लिए चिल्लाता है, जिस वजह से राल्फ को दोबारा भागना पड़ता है। ये पीछा कई घंटों तक जारी रहता है और थक कर चूर राल्फ सांस लेने के लिए कहीं छुपने का फैसला करता है। शिकारी उसे ढूंढ नहीं पाते, इसलिए रॉजर कहता है कि उन्हें धुआं करके उसे बाहर निकालना होगा। वो पिगी के चश्मे से आग जलाता है और फिर पूरा ग्रुप मशालों की मदद से उन लपटों को पूरे इलाके में फैला देता है। जल्द ही हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और राल्फ का दम घुटने लगता है, लेकिन वही धुआं उसे बिना दिखे वहां से निकलने में मदद करता है। जंगल में भटकते हुए उसे पिगी का एक साया दिखता है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इस सब से थक कर राल्फ जोर से जैक का नाम पुकारता है और कहता है कि वो हार मान रहा है, जबकि उसके चारों तरफ आग तेजी से फैल रही होती है। आखिरकार राल्फ बीच पर पहुंचता है और वहां नेवी के 2 ऑफिसर्स और उनकी बोट देखकर दंग रह जाता है। जब शिकारी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं तो बड़े लोगों को देखकर वो वहीं थम जाते हैं। कैप्टन उनकी इस हालत और राल्फ के मुंह से मरे हुए बच्चों की बात सुनकर डर जाता है। जब वो ऑफिसर पूछता है कि उनका लीडर कौन है तो जैक कोई जवाब नहीं देता, इसलिए राल्फ रोते हुए कहता है कि लीडर वही है। कैप्टन उन सबको अपनी बोट में लेकर निकल जाता है और लड़कों को एहसास होता है कि दुनिया की भीड़ में वापस लौटने के बाद भी उन्हें अपने गुनाहों के साथ ही जीना होगा। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं।